अगले दिन सुबह इनकी रवानगी थी और फिर इससे अगले दिन बारात और साथ ही वापस। अगली सुबह 3 गाड़ियों का काफिला गांव की तरफ रवाना हुआ। सबसे अगली गाड़ी में आफाक और शहराज साहब थे और साथ ही सबका सामान वगैरह था, जबकि दूसरी गाड़ी में फहद के साथ आसिम और कासिम थे और तीसरी में शहरयार के साथ उमैर और उज़ैर। फहद ने आफाक से कहा भी था कि वो ड्राइव कर लेता है, इसे खुद ड्राइव कर नहीं जाना चाहिए, लेकिन इसने मना कर दिया था। अभी कौन सा बारात लेकर जा रहे हैं, अभी इन्हें लड़की के छोटे मामू के यहाँ रहना था, फिर अगले दिन बाकायदा बारात लेकर जानी थी। हालांकि आफाक ने कहा भी था कि बस सादगी से निकाह कर लेते हैं, मगर इन लोगों ने वो शोर मचाया कि इसने अपनी बात दोहराई तक नहीं और इस वक्त बेख्तियार ही अपना निकाह याद आया। मुझे लग रहा है मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ। तीनों गाड़ियाँ आगे पीछे गांव की हदूद में दाखिल हो चुकी थी। कासिम और आसिम हैरत और इश्तियाक से इर्द गिर्द फैले हुए सरसब्ज खेतों को देख रहे थे। हम लोग भाभी को लेने जा रहे हैं, मुझे यकीन नहीं आ रहा, कासिम बोला। तो फहद को भी यकदम याद आया कि इनकी एक अदद भाभी को अपनी तमाम तर मसरूफियात में वो भुला चुका है। ओ शिट, इसके मुंह से निकला। क्या हुआ भाई? कासिम ने चौंक कर पूछा। कुछ नहीं, वो अपने आप को संभालते हुए बोला। उफ, कितना इडियट हूँ मैं। कम अज़ कम इसे मोबाइल ही लेकर दे देता ताकि राब्ते में आसानी रहती। अब वापस जाकर ही बता सकूंगा। हॉस्टल का नंबर लेने की भी जहमत नहीं की मैंने। सही कहती है, वो हद होती है लापरवाही की। वो सोच रहा था, क्योंकि इस वक्त वो सिर्फ सोच ही सकता था। 2 घंटे के सफ़र के बाद वो आखिरकार मतलूबा गांव पहुंच ही गए। वहां पर इनका पुरतपाक इस्तकबाल हुआ। गांव के वस्त में 2 बड़ी बड़ी हवेलियां बनी हुई थीं, जिनमें से एक में इनके ठहरने का इंतजाम था। दोनों हवेलियां एक कदरे कम ऊंचाई वाली दीवार से अलग की गई थीं। शहराज साहब, जो यहाँ आकर यहाँ के रंग में रंग चुके थे, न जाने किन बिछड़े हुओं से मुलाकातें करते फिर रहे थे। इन लोगों को काफ़ी देर तक गांव के लड़के कंपनी देते रहे। फिर आहिस्ता आहिस्ता सब इनके आराम के ख्याल से उठकर चले गए। हाय अल्लाह, इतने सारे गबरू जवान! जब एक चहकती हुई आवाज़ पर इन सब ने मुड़कर देखा तो वो बेचारी अपना जुमला मुकम्मल करना भूल गई और गड़ाक से दीवार के पार गुम हो गई। वो सब सहन में डाली गई चारपाइयों पर महफिल लगाए बैठे थे। इन्हें अभी मालूम हुआ था कि साथ वाली हवेली लड़की वालों की है और ये हवेली भी लड़की के छोटे मामू की थी। वैसे तो दोनों हवेलियों के दाखिली दरवाजे काफ़ी दूर थे, मगर घर वालों ने आसान रास्ता यानी दीवार फैलांग कर आना जाना लगा रखा था। पता नहीं यार, ये सब कौन से ज़माने की बातें करते हैं कि गांव में तालीम आ गई है, शऊर आ गया है, अब गांव गांव नहीं रहे। मगर मुझे तो यहाँ कोई इनकलाब नज़र नहीं आ रहा, सबके सब वैसे ही हैं, जाहिल और इल मैनर्ड। शहरयार ने तबसरा किया और बेलाग किया। इस वक्त चारपाई पे नीम तराज फहद और उमैर जिस चारपाई पे बैठे थे, इसका रुख दीवार की ही तरफ था। सी, मुझे नज़र नहीं आ रहा, कौन से वाला है दूल्हा? नस्वानी आवाज़ पर आफाक समेत सबके कान खड़े हो गए। अरे नहीं भाई, वो वाला नहीं होगा। न जाने वो किससे मुखातिब थी। वो जो लेटा हुआ है, निकम्मा। गो के सब सरगोशियाँ थी, मगर इतनी ऊंची ज़रूर थी कि इन सब तक आराम से पहुंच रही थी। शहरयार उठकर बैठ गया। इसकी शक्ल देखी है? वो कहाँ से लगता है दूल्हा? इसकी तो शक्ल ही दूल्हा वाली नहीं, इतना सड़ियल लगता है। अब के शहरयार के अलावा बाकी सब ने कहका लगाया। अलबत्ता शहरयार की शक्ल देखने वाली थी, काफ़ी चेहरा शनास हैं मोहतरमा। फहद बोला तो शहरयार एक झटके से उठा और दीवार के पास चला गया। इधर मोहतरमा शहरयार को आते देखकर गुरूब होने को थी कि शहरयार की आवाज़ नहीं से रोक दिया। मोहतरमा सुनिए ज़रा। जी। वो दोबारा नजर आई। अब सिर्फ आंखें ही नजर आ रही थी। क्या हुआ? किसी ने दूसरी तरफ से पूछा। अभी कुछ हुआ है? अभी कुछ नहीं हुआ, इत्मीनान रखिए, जवाब शहरयार ने दिया तो इधर खामोशी छा गई। ये लोग भी मुड़कर दीवार ही की तरफ देख रहे थे। ये क्या तरीका है मैडम? कौन सा तरीका? वो अगर घबराई भी थी तो अपने लहजे से ज़रा भी जाहिर होने नहीं दे रही थी। दूसरों के घरों में झांकना, शहरयार ने कहा तो इसने कुछ बोलने के लिए लब खोले, मगर शहरयार की अगली बात ने इसे लब बीचने पर मजबूर कर दिया। खैर, इसमें आपका कसूर नहीं, आपकी तरबियत ही ऐसे माहौल में हुई है जहाँ इखलाक व आदाब की कोई वैल्यू नहीं होती। अब जाहिलों से इस बात की तवक्को ही की जा सकती है। इस लड़की ने शहरयार की बात मुकम्मल नहीं होने दी थी। इंतहाई शाइस्ता इंग्लिश में बोली। हेलो मिस्टर, बहुत बोल चुके, अब ज़रा मेरी भी सुन लो। पहली बात ये कि मेरा अपना घर है। अब वो खड़ी हो गई और आधी नज़र आ रही थी। और दूसरी बात, शहर में रहकर पढ़ लिख जाना कोई बड़ी बात नहीं। बात तो तब है जब इंसान अंधेरों में रोशनी की किरण बने। गाँव में रहकर अगर तुम अपने मौजूदा स्टेटस तक पहुँचते तब तो ये बात तुम पर सूट करती। शहरयार समेत सबके मुल्क खुल गए थे। वो दूसरी तरफ गायब हो चुकी थी, जबकि वो अभी तक वहीं सख्ते के आलम में खड़ा था। इसके तो वहमो गमाम में भी ये सब नहीं था। अल्लाह खैर करे। ओ भाई, रंग में भंग न डालना। उज़ैर ने हंसते हुए इसके सख्ते को निशाना बनाया। वैसे आपका क्या ख्याल है चौधरी शहरयार साहब, काफ़ी से ज़्यादा नहीं हो गई? उमैर ने राय लेने वाले अंदाज में पूछा तो सबकी हंसी निकल गई, मगर शहरयार गुस्से के आलम में अपने कमरे की तरफ चला गया। डैडी, हमें भी भाभी को देखना है। शहराज साहब जब शाम को सबसे मिलकर वापस आए, तमाम इंतजामात वगैरह देखकर, तो वो सब भाई इनके कमरे में आन धमके। तो देख लो, मैंने मना थोड़ा ही किया है। शहराज साहब इत्मीनान से नवाड़ी पलंग पर लेटते हुए बोले। मगर कैसे?
कासिम ने पूछा। वहाँ तो अच्छी खासी मखलूक जमा है। 16 तो मैंने खुद गिनी थी, उमैर ने कहा। इसे दिन वाली गिनती याद आ गई। आज वहाँ मेहंदी और मायूं की रस्म है ना, इसलिए। व्हाट? वो सब उछल पड़े। हमारे बगैर ही मेहंदी हो रही है, शहरयार बोला। हम यहाँ बोर हो रहे हैं और वहाँ मेहंदी चल रही है, कमाल है, कासिम ने कहा। लेकिन वो तो लड़कियों का फंक्शन है और शायद वो पसंद ना करें, शहराज साहब ने कहा। तो कासिम और आसिफ के मुंह लटक गए। अरे वाह, ऐसे कैसे पसंद ना करें, शहरयार ने कहा। बस हमें भी फंक्शन अटेंड करना है। डैडी प्लीज़ आप बात तो करें ना, उमैर जिद्दी लहजे में बोला। अच्छा अच्छा चलो मैं देखता हूँ फिर। शहराज साहब उठकर बाहर चले गए और वो सब भी खड़े हो गए। चलो जल्दी करो, तैयार होते हैं, शहरयार बालों में उंगलियां चलाते हुए सबसे मुखातिब हुआ। डैडी को पूछने दो पहले, फहद ने कहा। अव्वल तो वो मना नहीं करेंगे और दूसरा ये कि अगर मना किया भी तो मैं ज़रूर जाऊँगा। इसने आखिरी जुमला कहते हुए उमैर, उज़ैर और कासिम की तरफ देखा। हम भी जाएंगे, वो तीनों भी बोले। तो फिर चलो। वो सब अपने लिए मखसूस किए गए कब्रों की तरफ बढ़ गए और आफाक को भी खींच खांच कर उठाया, हालांकि वो जाना नहीं चाहता था। शहराज साहब जब वापस आए तो वो लोग तैयार होकर बरामदे में इनका इंतजार कर रहे थे। तुम लोग तैयार भी हो गए? उन्होंने हैरत से अपने सपूतों को देखा। और तुम भी जाओगे? उन्होंने आफाक की तरफ देख कर पूछा। जी डैडी, भाई अकेले यहाँ क्यों रहेंगे? हमने कहा हमारे साथ चलें क्योंकि वो बोर हो जाएंगे, उज़ैर ने मज़े से जवाब दिया। तो शहराज साहब ने पहले उज़ैर को और फिर ला ताल्लुक से आफाक को देखा। तुम्हारा दिमाग ठीक है? आफाक कहीं नहीं जा रहा, तुम लोगों की बात मैंने कर ली है। डैडी, आफाक के जाने से क्या हो जाएगा? अच्छा है ना, कंबाइन मेहंदी हो जाएगी, शहरयार ने भी आफाक की तरफदारी की। बेटा जी, ये गांव है, शहर नहीं। गो की तरक्की यहाँ भी हो चुकी है, मगर कुछ रस्म और रिवाज अभी भी वैसे ही हैं जैसे सदियों से चले आ रहे हैं। अच्छा अब हम तो चलें, ये ना हो कि वहाँ फंक्शन ही खत्म हो जाए, फहद ने कहा। तो इतनी देर में साथ वाली हवेली से कुछ लड़के इन्हें लेने के लिए आ गए। वो जैसे ही लड़की वालों के घर में दाखिल हुए तो दरवाजे के साथ कितार में खड़ी बच्चियों और बच्चियों की बाजियों ने इन पर फूलों की पत्तियों की बारिश कर दी। अक्सरियत ने अपने मुंह दुपट्टों के पल्लुओं से छुपाए हुए थे। वो लोग इधर उधर देखे बगैर आगे बढ़ते चले गए। आगे जाकर कुछ आंटी टाइप औरतों ने इन्हें घेर लिया और बारी बारी इनके सरों पर हाथ फेरते हुए इनसे अपना तारुफ करवाने लगी। उमैर और शहरयार बार बार अपना हेयर स्टाइल ठीक करने की कोशिश करते रहे, मगर वे नच्छो, वे इधर मर, एक औरत ने कहा, बल्कि भड़क मारी। या कम से कम इनको तो इस औरत का इस तरह बोलना भड़क ही लगा था। इन मुंडों को ले जा अम्मा के पास, सलाम करा आई, फिर वापस ले आई। एक हसीना परांदा लहराती हुई आई थी। अब न जाने इसका मुंह ही लाल था या फिर मेकअप ज़्यादा हो गया। आए जी, बेचारी दो लफ्ज़ ही बोलकर दोहरी हो रही थी। सबसे आगे वो लड़की थी, फिर फहद और शहरयार वगैरह फिर वो लड़की एक दरवाजे के आगे रुक गई और दरवाजे पर दस्तक दिए बगैर ऊंची आवाज़ में बोली, अम्मा जी, शहर वाले मुंडे आए ने। अंदर से शायद कोई आवाज़ आई थी या नहीं, मगर इन लोगों को सुनाई नहीं दी। जाओ जी अंदर। अंदर कमरा बिल्कुल रिवायती सा था, जैसे आमतौर पर बड़ी बड़ी हवेलियों में होता है। एक पलंग पर एक बूढ़ी सी औरत लेटी हुई थी, मगर देखने से तो कहीं से भी बीमार नहीं लग रही थी। ये यकीनन इनकी मामू की सास और भाभी की नानी थी। कमरे में एक और लड़की भी मौजूद थी, जो रुख मोड़े एक टेबल पर न जाने किस काम में मसरूफ थी। इसके अंदर आने पर वो सिर्फ एक लम्हे के लिए इसको मुड़कर देखा। ये वही लड़की थी जिसने दिन को शहरयार की अच्छी खासी इज्जत अफजाई की थी। शहरयार ने कीना तोज नज़रों से इसे घूरा, मगर तब तक वो रुख मोड़ चुकी थी। लो, दुल्हन तो ये बनी हुई है। नानी को सलाम करके वो सब दीवार के साथ लगे हुए पीड़ों पर बैठ गए थे। उमैर ने शहरयार से कहा, वो पहले ही इसका जायज़ा ले रहा था, तो फिर क्या ख्याल है? फहद ने अपनी मुस्कुराहट दबाते हुए बोला। नानी कासिम और आसिम का इंटरव्यू ले रही थी, जो इन्हें हर बात का तफसील से जवाब दे रहे थे। आसिम बेचारा थोड़ा कंफ्यूज भी हो रहा था, मगर कासिम का अंदाज ऐसा था जैसे वो नानी की बचपन की सहेली हो। नेक ख्याल है, आप हाँ करें, डैडी को हम मना लेंगे, उज़ैर ने कहा। तो फहद उछल पड़ा, दिमाग ठीक है? मैं अपनी नहीं उमैर की बात कर रहा था। मारो बाजी। इतने में धमाके से दरवाज़ा खुला। दो लड़कियां गिरती पड़ती अंदर आईं। मुंह पर दुपट्टा रखे वह मुश्किल अपनी हंसी कंट्रोल कर रही थी। क्या बात है? वो मुड़ी तो उन्होंने देखा कि वो मेहंदी का थाल सजा रही थी। वो बड़ी ताई कह रही हैं कि आप आएंगी या नहीं, जूफ़ी बाजी की रस्म करनी है। वो इतना कहकर वापस भागी। वैसे मैं बीमार तो नहीं थी, मगर ये इनकी बड़ी मामी ने जूफ़ी बेचारी का जीना हराम किया हुआ था और इसकी शादी अपने आवारा नानी कासिम को न जाने कौन सा किस्सा सुनाने जा रही थी जब मारो अचानक बोल पड़ी, नानी अब बाहर रहेंगी। इसका अंदाज ऐसा था जैसे वो नानी को इस किस्से को सुनाने से मना करना चाहती थी। नहीं, मैं नहीं आ सकती ना, ये घुटने, इन लड़कों को ले जाओ, ये बेचारे कब से यहाँ बैठे मेरी कहानियाँ सुन रहे हैं। नानी साहिबा को आखिरकार इनका ख्याल आ ही गया। जी, वो सारे ऐसे उठे जैसे इस कैद से रिहाई मिलने पर शुक्र अदा कर रहे हों, और वाकई ऐसा ही था। मारो ने मेहंदी का ताल उठाया जिस पर मोमबत्तियां रोशन थी। मोमबत्तियों की धीमी धीमी लो इसके चेहरे को जगमगा रही थी। शहरयार, जो पहले ही इसे घूर रहा था, बेखुदी के आलम में इसे तकने लगा। सब बाहर निकल चुके हैं। जब उज़ैर इसके करीब खनकार कर गया तो जैसे वो भी होश में आया।
दुल्हन को रस्म के लिए सहन में लाया जा चुका था। एक बहुत बड़ा हजूम था जो तकरीबन दुल्हन के सर पर ही चढ़ा हुआ था और इसमें अक्सरियत लड़कियों की ही थी। इन सबको आता देख कर न जाने क्या खुसर पुसर शुरू हो गई थी। थोड़ी थोड़ी देर बाद कह के पड़ते थे। वो लड़के होकर कंफ्यूज हो रहे थे। गलती की यहाँ आकर फहद बुड़बुड़ाया। इनके लिए वहाँ कुर्सियाँ मंगवा दी गई थीं। वहाँ इन लोगों के अलावा कोई लड़का नहीं था, इसलिए वो बेचैनी महसूस कर रहे थे। रस्में वगैरह तकरीबन ख़त्म हो चुकी थी। अब दुल्हन के गिर्द लड़कियाँ ही थीं। हम यहाँ बैठने आए हैं, उज़ैर ने बेजारी से कहा। मेरा तो यही ख्याल है, फहद बोला। कोई नहीं, शहरयार उठा। चलो भाई लड़कियों, ज़रा पासे पासे हो जाओ, अब लड़के वालों की बारी है। शहरयार बुलंद आवाज़ में लड़कियों को मुखातिब करके बोला तो सब लड़कियां हैरत से मुंह खोले इसे देखने लगी। शायद इसका पासे पासे इनसे हजम नहीं हो रहा था। बाकी भाई भी आकर शहरयार के साथ खड़े हो गए तो लड़कियों को पासे होना ही पड़ा। आसिम और कासिम दुल्हन के दाएं बाएं बैठ गए। एक तरफ उमैर उज़ैर खड़े हो गए जबकि दूसरी तरफ फहद था। शहरयार पंजों के बल दुल्हन के सामने बैठ गया। भाभी, इतना लंबा घूंघट निकाला हुआ है, आपका सांस तो नहीं रुक रहा? आसिम ने पूछा तो भाभी साहिबा ने झट इस बात में सर हिलाया, फिर नफी में। तो थोड़ा सा ऊपर करें, कासिम बोला तो साथ ही आराम से जूफी का दुपट्टा सरकाने की कोशिश की, मगर वो शायद फिक्स था। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? मारो साहिबा किसी कोने खुदरे से निकली। भाभी का सांस रुक रहा है, दुपट्टा पीछे कर रहा था। कासिम ने जवाब दिया। कोई सांस नहीं रुक रहा। मायों की दुल्हन का चेहरा नहीं दिखाते वरना रूप नहीं आता। इसका अंदाज बिल्कुल थानेदारनियों वाला था। अच्छा जी, शहरयार ने आगे बढ़कर घूंघट ही उलट दिया। सारी फजूल बकवास है। ओह, मारो का मुंह खुल गया। ये क्या किया तुमने? लेकिन वो सब तो अपनी भाभी को देखकर सत्ते में आ गए। अरे इतनी छोटी सी भाभी, उमैर के मुंह से निकला। नाजुक सी जूफिशा इसके अंदाज के बिल्कुल बरक्स थी और वो तो अंजुमन टाइप खूब तवाना सी भाभी का तस्वुर लेकर आए थे, मगर ये नाजुक सी जूफी, ये हमारी भाभी है। फहद अटक अटक कर बोला। सबा से थोड़ी ही बड़ी होंगी ये तो। किससे बड़ी? कासिम के कान खड़े हो गए, मगर इसने सुना ही नहीं। भाभी, आप हमारी भाभी नहीं, बहन होंगी। ठीक, उज़ैर ने कहा। ये तो मेरी आप ही होंगी। आसिम बोला। आप भी कुछ बोले ना, कासिम ने कहा तो मारो फिर बोल पड़ी। मायूं की दुल्हन, मगर मोबाइल पर बिजी शहरयार ने इसकी बात काट दी। को बोलना भी मना होता है क्या? शहरयार के इस तरह टोकने पर वो गुस्से से इसे घूरने लगी, जबकि जूफी इतनी देर में पहली दफ़ा मुस्कुराई। अरे वाह, आप तो हंसती भी हैं। उमैर के कहने पर वो हंस पड़ी तो शहरयार ने खटाक से इसकी तस्वीर बना ली। आपके इनको दिखाऊंगा। देखिए मिस्टर, मैं कह रही हूँ ना कि मायूं की दुल्हन। मारो ने गुस्से से बोलना शुरू किया, मगर शहरयार ने एक दफ़ा फिर इसकी बात अचक ली। क्या मायूं की दुल्हन लगाई हुई है? मायूं की दुल्हन ना हो गई, कोई खिलाई मखलूक हो गई। ये किया तो वो हो जाएगा, वो हुआ तो ये हो जाएगा। जाए मोहतरमा, ये हमारा आपस का मामला है, आपको ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। अब हम हैं इनका ख्याल रखने वाले। क्यों भाभी? शहरयार ने जूफी से पूछा, जबकि मारो पाँव पटकती हुई वापस चली गई। जूफी ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, मगर फिर चुप हो गई। चलो भाई, भाभी के साथ ग्रुप फोटो बनवाते हैं, शहरयार ने कहा तो सब जूफी के आगे पीछे सेट हो गए। सुबह तकरीबन 3 बजे इनकी वापसी हुई थी, वो भी तब जब इन्हें लगा कि जूफी अब नींद से बेहोश हो जाएगी। वैसे भी मारूफ 10 चक्कर लगा चुकी थी इन्हें वहाँ से निकालने के लिए। जूफी, याद रखना, अभी तुमने मेहंदी भी लगवानी है। जूफी, अभी उपटन भी लगवाना है। जूफी, ये भी करना है। जूफी, वो भी करना है। वो हर बार आती और कुछ न कुछ याद दिलाती, लेकिन जूफी बेचारी इनके किस्से सुनकर और अपनी हंसी रोकने की नाकाम कोशिश कर रही थी। भला क्या जवाब देती? इस लड़की को तो दांत ही अंदर नहीं हो रहे। एक ये है और ये इसकी नानी। इतना अच्छा लड़का मुट्ठी में दबाए बैठी थी, इसलिए तो मेरे भाई में 1000 कीड़े नजर आ रहे थे। ये भी जैसे तैयार बैठे थे, क्या पता लड़के में कोई ऐब हो, मगर ये इसके भाई। हाय मेरी नच्छों का भी। शहरयार ने नच्छों की वालदा मोहतरमा को किसी से बातें करते सुना तो जूफी से इनके बारे में पूछा। ये हमारी बड़ी मुमानी है, इनके घर में ही रहते हैं। खासी फाबा कुटनी टाइप चीज़ है ये तो। फहद ने इसे आंखें भी दिखाई, मगर वो कासिम ही क्या जो अपनी बात मुकम्मल किए बगैर चुप कर जाए। आंखें क्यों दिखा रहे हैं? मैंने तो जो महसूस किया वही कह दिया। उल्टा इसने फहद को शर्मिंदा कर दिया। जूफी की फिर से हंसी निकल गई। मुझे नहीं जाना। फहद मुंह फुलाकर बैठा हुआ था। क्यों? आफाक ने इसे घूरा। हद करते हो यार, मेरे भाई की शादी है और वो भी पहली और मैं ही मौजूद ना हूँ। इस वक्त फहद समेत आफाक, शहरयार और उमैर डैडी के कमरे में थे। अभी कुछ देर पहले ही फहद के कोलीग ने इसे कॉल करके बताया था कि उन्होंने जिस कोर्स के लिए जाना था आज शाम को इनकी रवानगी है। वहाँ लेटर काफ़ी दिनों से आया पड़ा था, मगर किसी ने इसे इन्फॉर्म ना किया, सो अब अफरा तफरी में जाना था। लेकिन अब जाना नहीं चाह रहा था फहद। शहराज साहब ने कहा, बड़े हो जाओ तुम, इतने बड़े डॉक्टर हो मगर हरकतें। चलो सामान पैक करो जल्दी, उन्होंने हतमी लहजे में कहा तो वो मुंह बनाते हुए बाहर चला गया। बाकी सब भी इसके पीछे ही कमरे से निकल आए। 3 पीस सूट पहने आफाक को एक बड़े मियाँ ने चमकीला भड़कीला सहरा पहनाया। बस
उज़ैर हंसते हुए बोला, इसी की कमी रह गई थी, कुर्बानी के बकरे लग रहे हो पूरे। शहरयार और उमैर एक दूसरे के हाथ पर हाथ मारते हुए हंसे। आफाक इन्हें सेहरे के अंदर से घूर कर भी नहीं देख सकता था। आखिरकार बारात रवाना हुई। ढोल की थाप पर दुल्हा के आगे आगे गांव के लड़के भंगड़ा डाल रहे थे। यार शर्म करो, दुल्हा के भाई हो, लेकिन हमसे अच्छे तो ये लोग हैं, उज़ैर ने कहा तो वो फिर पांचों भंगड़े डालने वाली टोली में शामिल हो गए। यहाँ से सीधा उन्होंने वापस घर जाना था। इन लोगों का सामान तो पहले ही फहद ले जा चुका था। अब जूफी का एक सूटकेस था जो शहरयार ने अपनी गाड़ी में रख लिया। इसके साथ उज़ैर, कासिम और आसिम थे, जबकि दूसरी गाड़ी को उमैर ड्राइव कर रहा था, जिसमें जूफी, आफाक और शहराज साहब थे। 2 घंटों बाद जब वो एक घर के नज़दीक पहुंचे तो शहरयार को ख्याल आया, ओह यार, भाभी के वेलकम के लिए कुछ तैयारी नहीं की। ये तो पहले सोचना था, अब क्या हो सकता है। उज़ैर ने मुंह बनाया। गाड़ियाँ पोर्च में रुकीं। शाम भी तकरीबन ढल चुकी थी। कासिम ने आगे बढ़कर बाहर की लाइट्स ऑन की तो पूरा कसरे लैला एक धमाके से रोशन हो गया और वो सब ठटक कर जहाँ थे वहीं रुक गए। सीढ़ियों से लेकर मेन डोर तक सुर्ख गुलाबों की पत्तियों की रविश बनी हुई थी और एन मेन डोर के सामने हल्की गुलाबी पत्तियों से वेलकम होम लिखा हुआ था। इस खुशगवार से सरप्राइज पर डैडी और आफाक ने हैरान नज़रों से इन लोगों की तरफ देखा तो वो खुद भी इन्हें हैरान नजर आए। वेलकम होम भाभी, वो हैरत की वादियों से निकले और तो इकट्ठे बोले। डैडी ने आगे बढ़कर मेन डोर खोला। चलो बेटा, बिस्मिल्लाह पढ़कर अंदर दाखिल हो। अब ये तुम्हारा घर है और आज के बाद इस घर का सारा निज़ाम तुम्हारे हाथ में होगा। जूफी और आफाक ने एक साथ अंदर कदम धरे। कॉरिडोर में भी गुलाब बिछे हुए थे जो लाउंज तक जा रहे थे। पूरे घर में गुलाब की भीनी भीनी खुशबू फैली हुई थी। लाउंज की दीवारों पर नन्ही नन्ही एलईडीज चमक रही थी। ऐसा मालूम होता था जैसे पूरे लाउंज में जुगनू गर्दिश कर रहे हों। अच्छा खासा रोमांटिक माहौल बना हुआ था। फहद भाई जिंदाबाद, उमैर, उज़ैर और कासिम बोले। आसिम बेटा, भाभी को इनके कमरे तक छोड़ाओ। भाभी का कमरा कौन सा, वो पूछने लगा तो इसके सवाल पर वहाँ मौजूद तमाम अफराद का दिल चाहा कि वो अपना सर पीट लें। आए भाभी, मैं आपको आपका कमरा दिखाता हूँ। उज़ैर ने अपनी खिदमत पेश की। उमैर, तुम भाभी का सामान ले आओ। वो तीनों ऊपर चले गए तो आसिम और कासिम भी इनके पीछे लग गए। अब लॉन्ज में सिर्फ शहराज साहब और आफाक ही रह गए थे। बेटा, मुझे लगता है कि तुमने मेरा फैसला मान तो लिया है, मगर खुश नहीं हो। नहीं डैडी, ऐसी कोई बात नहीं, बस मैं थोड़ा सा थक गया हूँ, और वैसे भी मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मुझे थोड़ा टाइम चाहिए होगा। आहिस्ता आहिस्ता एडजस्ट हो जाऊँगा। लेकिन बेटा देख लेना, इस बिन माँ बाप की बच्ची का इंतज़ार ज़्यादा लंबा ना कर देना। जी, इसने बस यही कहा और कह भी क्या सकता था। मुझे नहीं मालूम कि मुझे कितना वक्त दरकार होगा कि मैं अपने दिल को आपके लिए राज़ी कर सकूं। आप मेरी मम्मी और डैडी की पसंद हैं, मगर मुझे इस बारे में कुछ दिन पहले ही मालूम हुआ। सो मैं अभी तक ज़हनी तौर पर इन तमाम हालात को कबूल नहीं कर पा रहा। गो मैंने कभी इस बारे में सोचा भी नहीं था, ना ही कोई मेरा आइडियल था, मगर अगर आइडियल होता भी तो कम अज़ कम आप ना होती। उम्मीद है कि आप मेरी बातों का बुरा नहीं मानेंगी और मुझे वक्त देंगी। इतनी लंबी तकरीर करके वो इसका जवाब सुनने तक रुका नहीं था। वो गुमसुम सी इस बंद दरवाजे को घूरती रही जिसके पीछे वो गायब हुआ था। एक और इम्तिहान। इसकी सहेलियां इसकी किस्मत पर रश करती थीं कि वो ब्याह कर इतने बड़े घर जाएगी, और इसी उम्मीद पर वो दोनों मुमानियों के सितम बर्दाश्त करती थी कि एक दिन तो इसे यहाँ से चले ही जाना है। हालांकि बड़ी मुमानी की पूरी कोशिश होती थी कि वो इसकी हर उम्मीद और आस पर पानी फेर दें। इतने अरसे बाद किसे याद होगा, तुम बस इंतज़ार ही करती रहना, और वो वहाँ ब्याह रिचा के बैठा हुआ होगा। इसका दिमाग ख़राब थोड़ी होगा कि शहर में रहते हुए गांव की लड़की को ब्याहने आए, लेकिन इसे यकीन था कि वो आएगा। नानी भी तो इसे उम्मीद दिलाती रहती थी, और वो इसी उम्मीद पर इसने अपनी पढ़ाई जारी रखी, चाहे प्राइवेट ही सही, ताकि जब वो इसे लेने आए तो इसके लिए वो किसी भी तरह से शर्मिंदगी का बाइस ना बने। जितने दिन भी इसने वहाँ गुजारे अच्छे दिनों की आस में गुजारे। कभी कभी तो मारूफ भी मुमानी की हाँ में हाँ मिलाना शुरू कर देती। वो शुरू से ही ऐसी थी, अपना हक छीन कर लेने वाली, निडर और बेखौफ। मगर ज़ूफ़िशा इस जैसी कभी नहीं बन सकी थी। जब इसके सारे देवर इसके पास आए मुमानी के घर, तो वो ज़रा से भी अजनबियत महसूस नहीं कर सकी थी। इसे लगा था जैसे इतने अरसे बाद वो अपनों के दरमियान आ गई हो। मगर अभी अभी जो आफाक कह कर गया था, जहाँ इतना सब्र किया, इतना बर्दाश्त किया, वहाँ कुछ दिन और सही। और मुझे तो वैसे भी एक नाम और छत की तलाश है, सो वो मिल गया, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है, इसने सोचा। शहरयार सोते जागी कैफियत में सीढ़ियाँ उतर रहा था। फहद तो अब 2 माह के लिए बैरून मुल्क चला गया था, जबकि आफाक साहब आज पहले दिन के दुल्हा थे। सो आज सब के लिए नाश्ता बनाना इसकी जिम्मेदारी थी। क्या मुसीबत है यार, वो सब झुंझलाया हुआ था। मेरा ख्याल है चाय चढ़ाकर बाजार से ही सब कुछ ले आऊँगा। इसने बमुश्किल अपनी जमाई रोकी, और दिल ही दिल में प्लान बनाता हुआ वो किचन की तरफ बढ़ा ही था कि निस्वानी हंसी ने इसे रोकने पर मजबूर कर दिया। ये मेरे कान बजे हैं या वाकई कोई हंसी थी? इसने अपने कानों में उंगलियां चलाई, नींद आंखों से गायब हो चुकी थी। ओहो, तुम परेशान क्यों होती हो? तुम्हें पता है ना, बस मैं जिस काम के लिए ठान लूँ वो करके ही रहती हूँ। मामी ने मेरा क्या बिगाड़ लेना था? नानो भी तो मेरे साथ थी, इसीलिए बतूल खाला को साथ लेकर आई मैं।
ये आवाज़ इसे किचन से सुनाई दे रही थी। वो तेज़ी से किचन की तरफ गया और फिर दरवाजे पर ही रुक गया। किचन में शहराज साहब, जूफी, मारूक और कोई खाला टाइप खातून थी। मारूक मुख्तलिफ किस्म के बॉक्स खोल कर दिखा रही थी। बेटा, तुमने खामखा जहमत की। शहराज साहब बोले, आप भी कमाल करते हैं अंकल, इसमें जहमत की क्या बात है, ये तो रिवाज होता है। क्या हुआ जो हमारे वालिदैन नहीं हैं, मगर हम दोनों बहनें एक दूसरे के लिए काफ़ी हैं और अपना ख्याल खुद रख सकती हैं। आखिर में इसकी आवाज़ में थोड़ी नमी की आमेजिश थी, मगर इसने अपने तासुरात को मुकम्मल कंट्रोल किया। अच्छा प्लीज़, अब ज़रा आप अपने शहजादों की फ़ौज को जगाएं, वरना नाश्ता ठंडा हो जाएगा। इतनी मेहनत की है मैंने, एहसान जताना कभी नहीं भूलती, शहरयार ने सोचा। इतने में शहराज साहब की नज़र इस पर पड़ गई। शहरयार, ज़रा जल्दी से सबको डाइनिंग टेबल पर हाजिर करो। जी अच्छा, कहकर वो वहाँ से भागा। फिर सब ने मिलकर इकट्ठे नाश्ता किया। सब ने ही तारीफ़ की, मगर मुझे लग रहा है मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा खाना खाया है। उमैर ने नदीदेपन की इंतहा कर दी। सूफी और मारूफ ने हैरत से इसकी तरफ देखा। सच्ची भाभी, इतना मज़ेदार और घर का बना हुआ। वो जो बुआ जी बनाती थी, शहरयार जलकर बोला। भाई, मैंने मज़ेदार भी कहा है। बुआ जो बनाती थी वो गुजारे लायक ही होता था। वाकई बेटा, हर चीज़ बहुत आला बनी है। शहराज साहब ने भी तारीफ़ की। आफाक भाई को शायद पसंद नहीं आया, इसलिए कब से चुप बैठे हैं। जूफी ने हैरत से इसे देखा, लेकिन वो शुरू से ही ऐसी थी। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, सब कुछ बहुत अच्छा है। आफाक को भी मारूफ से ये उम्मीद नहीं थी, लिहाजा थोड़ी देर पहले हैरान हुआ और फिर मुस्कुरा कर बोला, तो फिर मेरा इनाम। आफाक समेत सबका मुंह खुल गया, जबकि जूफी मारूफ के तावलेपन पर सर झुका के बैठी रही। आहा, आफाक ने एक लम्हे के लिए सोचा, फिर वॉलेट से गिने बगैर कई नोट मारूफ की हथेली पर रख दिए। तौबा है आफाक भाई, क्या आप हर एक को ऐसे ही गिने बगैर नोट थमा देते हैं। इसने 1000 का नोट लेकर बाकी वापस कर दिए। नाश्ते के बाद मारूफ और जूफी ने बर्तन समेटना शुरू किए। अरे अरे, ये क्या कर रही हो, शहराज साहब ने बुखला कर कहा। भाभी, आप छोड़े, हम कर लेंगे, उज़ैर ने कहा। आप लाउंज में जाकर बैठें। अंकल, अब 2 लड़कियों के होते हुए अच्छा नहीं लगता ना कि आप लोग काम करें। इसने एक जताती हुई नज़र शहरयार पर डाली, जो नहायत पुरसुकून अंदाज में बैठा हुआ था। सारा सामान अब ट्रे में मुंतकिल कर चुकी थी। तो किचन की राह ली तो आसिम बिन के पीछे किचन में चला गया। मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा। शहराज साहब और आफाक उठकर चले गए तो उमैर खौफ किसी कैफियत में बोला, किस बात का। शहरयार ने पूछा कि 2 अदद खवातीन हमारे घर में घूम रही हैं। हमारे घर में भी खवातीन आ चुकी हैं। बेटा जी, 2 अदद नहीं, 1 अदद। उज़ैर ने इसकी आंखों के आगे हाथ लहराया। एक ऑफिशियली है और एक अनऑफिशियली। कासिम बोला, तो दूसरी को भी ऑफिशियली ले आते हैं ना। उमैर बोला। तो उज़ैर और कासिम के दरमियान मायने खेज नज़रों का तबादला हुआ। खैरियत तो है उमैर मियाँ, उज़ैर ने बड़े बुजुर्गों के अंदाज में इसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा। तो उमैर जैसे नींद से जगा। हाँ हाँ, बिल्कुल खैरियत है। तुम ज़्यादा मेरे बड़े अब्बा बनने की कोशिश ना करो। यह कहकर उमैर भी किचन के दरवाजे में से जाता हुआ गुम हो गया और शहरयार की उलझी हुई निगाहें ने दूर तक इसका पीछा किया। अरे, आप इतने दिनों से कहाँ गायब थे। उज़ैर काफ़ी दिनों बाद यूनिवर्सिटी आया तो रास्ते में इसे वो मिल गई। जी बस, एक्चुअली मेरे पिक प्रो की शादी थी। तो आप सुनाएं, आपकी चोट कैसी है। इसे देखकर उज़ैर की आंखों में चमक आ गई। अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक है। मैं आपको इसी के लिए ढूंढ रही थी कि आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। आपने इस दिन मेरी बड़ी हेल्प की, तो फिर करें ना शुक्रिया अदा। उज़ैर ने दिलचस्पी से इसे देखते हुए कहा तो वह हैरान होकर पूछने लगी, मतलब कैसे करूँ। वो थोड़ी परेशान हो गई। जैसे आपका दिल चाहे, वैसे 1 कप कॉफ़ी से भी शुक्रिया अदा हो सकता है। उज़ैर ने इसकी परेशानी से लुत्फ़ उठाते हुए कहा। ओह, इसके सर से जैसे बोझ उतरा था। अच्छा, मगर इसके लिए आपको मेरे घर आना होगा। मैं अभी घर ही जा रही हूँ। मेरी अम्मी भी आपका शुक्रिया अदा करेंगी। इतने में इसका सेल बजने लगा। हाँ, हेलो आयज़ा, बोलो। नहीं, मैं फ्री हो चुकी हूँ, अब घर जा रही हूँ। कम ऑन यार, क्यों इतना लड़ती हो इसलिए। इसने कुर्नकियों से उज़ैर की तरफ देखा, जो थोड़ा परे होकर जूते की टो से ज़मीन करेद रहा था। हाँ हाँ, पता है, वो भी कम नहीं। तो तुम कौन सा कम हो, हर वक्त इसके पीछे पड़ी रहती हो। ओके बाय। सेल इसने बैग में डाला और दोबारा उज़ैर की तरफ मुतवज्जा हुई। मेरी सिस्टर का फ़ोन था, आप ही के डिपार्टमेंट की है। अब चलें। उज़ैर को भला इसकी बहन में क्या दिलचस्पी हो सकती थी। मोहतरमा मारूफ बीबी, आपको अपने घर में सुकून नहीं है कि हर 2 दिन बाद यहाँ नाजिल हो जाती हैं हमारी भाभी को वरगलाने के लिए। उमैर स्लेब पर चढ़ा सेब खा रहा था। तकरीबन हर वीकेंड पर मारूफ शाम को जूफी के तरफ आ जाती थी। मिस्टर उमैर वड़ाइच, जब आपने अपने ज़ाती पैसों से घर बना लिया ना, तब आप पर यह ताना देना सूट करेगा। फिलहाल ये मेरी फूफी का घर है, माइंड इट। मारूफ के जवाब ने जहाँ उमैर की बोलती बंद कर दी थी, वहाँ कासिम और जूफी को हंसने पर मजबूर कर दिया और अंदर आते हुए शहरयार को हैरत में डाल दिया। इसने पुरएतमाद सी मारूफ की तरफ देखा। उमैर साहब, ये कोई बिस्ती नहीं हो गई, कासिम ने हंसते हुए कहा। तो उमैर मुंह बनाते हुए स्लेब से उतर गया। देख लूँगा तुम्हें भी, गद्दार। इसने कासिम को आंखें दिखाई और बाहर जाने के लिए मुड़ा, मगर मारूफ ने फ़ौरन आवाज़ देकर रोक लिया। ओ हेलो, अब कहाँ जा रहे हो। ये सलाद शायद तुमने बनाना था। मारूफ ने एक ट्रे इसके सामने की तो वो मुंह बनाकर किचन टेबल की तरफ बैठ गया।
पूरे 2 माह बाद फहद वापस आ रहा था। वो पहली दफ़ा इतनी दूर और इतने सारे दिनों के लिए गया था। सब इसके पुरजोश इस्तकबाल की तैयारी में मसरूफ़ थे। ज़ूफ़ी इसका कमरा वगैरह ठीक करके जब किचन में आई तो सब भाई बमा आफाक के किचन में मसरूफ़ थे और सारा किचन उलट पुलट हो रहा था। ये क्या हो रहा है? इसने चीख कर पूछा, क्योंकि इन लोगों ने इतना हंगामा मचाया हुआ था कि अगर वो आराम से कहती तो बमुश्किल ही सुनाई देता। इसकी चीख का ख्वातिर ख्वाह असर हुआ था और सब जहाँ थे अपनी अपनी जगह साकित हो गए। ये क्या हंगामा हो रहा है? अब की बार आवाज़ में ज़रा सख्ती थी। इसने खुद अपने तासुरात को सख्त किया। वो सब पलट कर इसे देख रहे थे। ज़ूफ़ी ने सबको गुस्से से घूरना चाहा, मगर अगले ही लम्हे वो सटपटा गई। जब किचन की छत इन सब भाइयों की जिन्नाती कहकों से उड़ने लगी। हर कोई अपने अपने स्टाइल में हंस रहा था, कोई मुंह पर हाथ रख के, कोई पेट पर और कोई सिर्फ दांत निकाल कर। तोबा भाभी, आप गुस्सा भी करती हैं? उमैर ने कहा। लेकिन भाभी, गुस्सा करने से पहले ज़रा अपने आप को और फिर हमें देख लें। शहरयार की हंसी अभी भी नहीं रुक रही थी। लेकिन असर हुआ है भाभी के गुस्से का। सबको कैसे साम सूंघ गया था। उज़ैर बोला, भाभी की एक ललकार ने सबको पत्थर का बना दिया, आफाक भाई समेत। कासिम ने भी बोलना फ़र्ज समझा। ये तो है, शहरयार ने तायद की। इसने देखा आफाक भी अपनी मुस्कुराहट दबाने के चक्रों में था। चलो पत्थर में जोंक तो लगी। इसने सोचा, बाय द वे, कोई मुझे बताना पसंद करेगा कि आज किचन पर ये जुल्म क्यों हो रहा है? हम फहद भाई के वेलकम की तैयारी कर रहे हैं, कासिम ने जवाब दिया। मतलब? इसे समझ ना आया कि ये किस किस्म का वेलकम है। मतलब हम इनकी फेवरेट डिशेस बना रहे हैं, आसिम ने बनाया। आप मुझे बताते, मैं बना देती। लेकिन इनको तो हमारे हाथ की बनी हुई चीज़ें पसंद है ना? उज़ैर बताकर चीज़ें करवाने लगा। तो क्या रेडी हो चुका है? इसने पूछा। आप टेस्ट करेंगी? जैसे जैसे वो चखती गई, इसके मुंह के जाविये बिगड़ते गए और आफाक का बनाया हुआ कौरमा चखते हुए शायद मिर्ची इसके गले में फंस गई थी। वो खांसी तो सबको ख्वामख्वाह खांसी शुरू हो गई। इसने दोबारा आफाक की तरफ देखा नहीं। कसम से भाभी, आज मुझे अपना घर लगा है। वो सब फहद समेत लाउंज में ही बैठे थे। फहद को खासा VIP प्रोटोकॉल दिया जा रहा था। भाभी देख लें मौसूफ को। एयरपोर्ट पर सलाम दुआ से पहले इसने आपका पूछा। उमैर ने कहा तो ज़ूफ़ी मुस्कुरा दी। यार 2 माह हो गए हैं, तुम लोगों ने भाभी को बोलना नहीं सिखाया? फहद ने पूछा। यार जो बोलना आता था वो भी भूल चुकी हैं। वो जब से आया था ज़ूफ़ी ने एक आध बात ही की थी, बस मुस्कुराने पर ही इक्तफा कर रही थी। जी नहीं, तुम्हें क्या मालूम, भाभी को बोलना भी आ गया है और गुस्सा करना भी। उज़ैर ने दिन वाली बात का हवाला दिया तो सब हंस पड़े। मैं खाना लगाती हूँ, कहकर ज़ूफ़ी ने अपनी जान बचाई, वरना इसकी और वाट लग जानी थी। इन सब के बनाए हुए खानों के अलावा मेज़ पर 3-4 डिशों का इजाफा हो चुका था। चिकन कढ़ाई, कबाब, पुलाव, रायता और साथ में रसमलाई। वो सब बारी बारी अपनी अपनी डिशेज आगे करते हैं, मगर फहद सिर्फ वही चीज़ें खा रहा था जो बाद में बनाई गई थी और वो हर चीज़ की तारीफ़ कर रहा था। वैसे बड़े तोता चश्म हो तुम, शहरयार ने इसे मसनूई गुस्से से घूरा। क्यों भाई, मैंने क्या किया है? फहद बेचारे को अपना कसूर मालूम नहीं था। हमने इतनी मेहनत से तुम्हारे लिए ये सब बनाया और तुमने चखा तक नहीं, और भाभी की बनाई हुई चीज़ों की बढ़ बढ़ कर तारीफ़ कर रहे हो। फहद भाई, दिस इज़ नॉट फेयर। कासिम ने भी मुंह बनाया। तो भाई मुझे क्या पता था कि तुम लोगों ने क्या बनाया है? मैंने तो फ़िलहाल सूरत से ही देख रहा था, मगर यहाँ तो सीरत भी अच्छी निकली। इसके एक ही जुमले में इनकी कारकर्दगी वाज़ेह कर दी तो वो सबको ना चाहते हुए हंसी आ गई। वापस आने से अगले दिन फहद ने फौरी तौर पर सबा की खबर लेने की सूझी, क्योंकि जाते हुए वो ऐसी अफरा तफरी में गया था कि इसे सबा को बताना तक याद नहीं रहा था। वहाँ भी कई बार इसे सबा का ख्याल आया, मगर वहाँ बस ख्याल आने के सिवा कुछ नहीं हो सकता था कि इसके इस राज में कोई शरीक ना था। सो अब वो पूरी रफ्तार से गाड़ी भगाए चला जा रहा था, लेकिन हॉस्टल पहुंचकर इसके पैरों तले से ज़मीन निकल गई। हॉस्टल सेल हो चुका था। न जाने इसके पीछे क्या हंगामा हुआ कि हॉस्टल ही बंद करना पड़ा, और हॉस्टल में रहने वाली लड़कियों के बारे में कोई अता पता नहीं था कि वो कहाँ गई। कोई कहता है कि हॉस्टल की मालिकिन करप्ट औरत थी, कोई हॉस्टल की लड़कियों को करप्ट कह रहा था, मगर इसे इस सब के बातों से कोई सरोकार न था। इसे सबा की फिक्र थी कि वो कहाँ गई। इसे लगा जैसे वो अंधेरे में खड़ा है, जिसमें इसे आगे का कुछ पता था ना पीछे का। आखिर वो कहाँ जा सकती है? इसने सोचा। ना तो इसका कोई रिश्तेदार है, ना कोई और। फिर कहाँ गई होगी वो? जैसे जैसे वो इसके मुतालिक सोचता जा रहा था, इसकी परेशानी में इजाफा होता जा रहा था। दुनिया इतनी आगे जा चुकी है और मैं बेवकूफ़ ही रहा। ये ना हुआ कि इसे एक सेल फ़ोन ही ले देता, कम अज़ कम राब्ते की तो कोई राह रहती। इसे रह रहकर खुद पर गुस्सा आ रहा था। फिर इसने शहर के तमाम दारुल-अमान चेक करने की सोची, और जाग भी कहाँ सकती है। ड्राइव करते हुए वो बार बार अपनी परेशानी को मसलते हुए सड़क के इतराफ में नज़रें दौड़ा रहा था। जैसे 2 महीने सबा इसका इंतज़ार रोड पर थी तो बैठकर कर रही थी। भाभी, आपकी वो 30 मार खानम बहन साहबा नहीं आई कई रोज़ से? शहरयार ने ना चाहते हुए भी इसकी गैर मौजूदगी का नोटिस लिया। ज़ूफ़ी इस वक्त चाय की ट्रॉली लिए अंदर दाखिल हो चुकी थी। लाउंज में शहरयार, फहद और उमैर कोई पुराना मैच देख रहे थे। मोहतरमा की नाक
खासी ऊंची साबित हुई है। इस दिन वाली बात पर काफ़ी सीरियस है, सो अब बाकायदा दावत पर ही आएंगी। जूफ़ी के बोलने से पहले ही उमैर बोल पड़ा तो जूफ़ी हंस पड़ी। कमाल है उमैर, तुम इतनी जल्दी इसकी तबीयत से वाकिफ़ हो गए। वो बोली, बस भाभी, हम तो उड़ती चिड़िया के भी पर गिन लेते हैं, फिर ये तो मारूफ बीवी हैं। उमैर ने हंसते हुए कहा तो शहरयार इसे नागवारी से घूरते हुए बाहर उड़कर चला गया। हाँ, मगर चिड़िया ऐसी है कि हर वक्त चोंचे मारती रहती है, परों पर पानी नहीं पड़ने देती। उमैर ने मुंह बनाया। फिर इसने राजदारी वाले अंदाज में कहा तो जूफ़ी ने हैरान और मसनूई ताने वाली नज़रों से इसे घूरा। क्या तुम वाकई सीरियस हो? मैं तो हूँ भाभी, मगर वो खूंखार जंगली बिल्ली हर वक्त पंजे झाड़कर मेरे पीछे पड़ी रहती है। जहाँ देखती है कसम से भाभी कोई ना कोई ऐसी हरकत ज़रूर करती है कि दिल जलकर खाक हो जाता है। उमैर ने बेचारगी से कहा तो जूफ़ी इसके अंदाज पर हंस हंस कर लोटपोट हो गई। लेकिन मैंने सोच लिया है, वो संजीदा होकर बोला। क्या? ये तुझको अपना न बनाया तो मेरा नाम नहीं। इसने यकदम पैंतरा बदला और गुनगुनाते हुए बोला, ये तो तुम इसके सामने कहते तो ज़्यादा बेहतर था। क्या बात करती हैं भाभी, इस बंदी ने पूरी यूनिवर्सिटी के सामने बिला तकल्लुफ़ मेरी पिटाई कर देनी थी। तो फिर क्या प्रोग्राम है देवर जी, डैडी से बात करूँ? फिर मैं पहले इस चिड़िया को शीशे में उतारता हूँ, फिर आप डैडी से बात कर लीजिएगा, वरना तो इसने मुझे घर से उठाकर बाहर फेंक देना है। वो बाहर चला गया तो जूफ़ी ने चाय के बर्तन समेटना शुरू कर दिया। शहरयार की चाय की आधी प्याली पड़ी हुई थी, जबकि फ़हद की वैसी रखी थी। 3 माह हो गए थे इसे सबा को तलाश करते हुए, मगर इसका कहीं नामो निशान नहीं मिल रहा था। थक हार कर इसने तमाम अस्पतालों से भी इंफॉर्मेशन हासिल की थी, मगर नाकामी ही रही। इसे रह रहकर अपनी गलतियां याद आती थीं कि कम अज़ कम इसे सबा से इसके स्कूल का पूछ लेना चाहिए था, जहां वो जॉब करती थी। लेकिन अब पछताने से क्या हो सकता था। मुझसे मिलती है एक लड़की रोज़ाना, वो मेरी दीवानी, मैं इसका दीवाना। सलाद बनाते हुए उज़ैर बड़े मगन अंदाज में गा रहा था, जब आसिम ने खनकार कर जूफ़ी को इसकी तरफ मुतवज्जा किया। मिस्टर उज़ैर, क्या आप इस दीवानी का हदूद अरबा बता सकते हैं, ताकि 2 दीवानों को पागल खाने भिजवाने का बंदोबस्त कर सकें? अभी मुलाकातों की शुरुआत हुई है, आंखों ही आंखों में कुछ बात हुई है, वो मज़े से बोला। आसिम ने आंखें मटकाईं और जूफ़ी ने उज़ैर के कान पकड़ लिए। सीधे सीधे बताओ क्या चक्कर है? अच्छा बताता हूँ, वो यूनिवर्सिटी की ही लड़की है, किसी और डिपार्टमेंट की, बहुत अच्छी है। तो फिर तुम क्या चाहते हो? जूफ़ी ने भी संजीदगी से पूछा। बस आप डैडी के कान में बात डाल दें, कोई मुनासिब वक्त देखकर, ताकि कम अज़ कम इनके इल्म में हो बात, फिर जैसे वो मुनासिब समझे। इसके सेल पर बेल हुई तो वह बाहर भागा। जूफ़ी समझ गई किसकी कॉल होगी। इसने मुस्कुराते हुए लब समेट लिए। हर किसी को खुश रखने वाली जूफ़ी आफाक की ज़िंदगी हकीकी खुशी से नाआशना थी। वो जिस शख्स के हवाले से इस घर में रह रही थी, इसे इसकी कोई परवाह नहीं थी। वो इसे मुखातिब तक नहीं करता था। न जाने वो पहले से ऐसा था या शादी के बाद ऐसा हो गया था। हालांकि जब वो अपने भाइयों के साथ होता तो इसके चेहरे पर मुस्कुराहट होती थी, मगर इसकी आंखों में आंसू आ गए, मगर वो इन्हें बहने नहीं देना चाहती थी। मारूफ ने भी कई दफ़ा आफाक के रवैये के बारे में पूछा था, लेकिन वो ये कहकर टाल गई थी कि वो ऐसे ही हैं, मगर खुद को क्या कहकर बहलाती। किचन की तरफ आता आफाक दरवाजे पर ही रुक गया। इसने कभी इस लड़की के चेहरे पर थकन, दुख या शिकवा नहीं देखा था, मगर आज थोड़ी देर बाद जब इसने अपनी आंखें साफ की तो सर झटक कर वापस चला गया। लाउंज में एक हंगामा बरपा था। आज छुट्टी के दिन सब घर पर थे। जूफ़ी और शहराज साहब पिछले लॉन में अचार के मर्तबान के साथ मसरूफ़ थे। आफाक लाउंज में लैपटॉप खोले किसी काम में मसरूफ़ था। फ़हद बज़ाहिर टीवी देख रहा था, मगर इसके सोच का तायर किसी और जगह महवे परवास था। जबकि शहरयार, उमैर, ज़ैर और कासिम लाउंज में ही कैरम खेल रहे थे और आसिम स्पॉटर का काम सरअंजाम दे रहा था। लाउंज में टीवी के साथ तेज़ म्यूजिक बज रहा था। मेन डोर एक धमाके के साथ खुला और मारूफ रोती हुई अंदर आई। मारूफ, क्या हुआ है? उमैर जल्दी से आगे बढ़ा, मगर वो रोती ही रही। इसके चेहरे से लग रहा था कि वो काफ़ी देर से रो रही है। फ़हद, आफाक और बाकी सब भी इसके इस तरह रोने से घबरा गए। आसिम भागकर शहराज साहब और जूफ़ी को बुला लाया। जूफ़ी के गले लगकर वो फूट फूट कर रो पड़ी। मारूफ बेटा, क्या हुआ है, कुछ बताओ तो सही। शहराज साहब ने इसके सर पर हाथ रख कर पूछा तो बाकी सब भी परेशान सूरत लिए इसके गिर्द जमा थे। वो मुमानी मेरा निकाह अपने भाई के साथ तय कर दिया है। आज शाम को निकाह है। कल जब मैं घर गई तो उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती एक कमरे में बंद कर दिया और कहा कि अगर मैंने इनकार किया तो मैं बहुत मुश्किल से वहाँ से भागी हूँ। इसने रोते रोते बताया और अब जाकर ये नज़र आया था कि इसके चेहरे और बाजुओं पर नील पड़े हुए थे। तो तुम वहाँ शादी नहीं करना चाहती? शहराज साहब ने पूछा तो इसने इस बात में सर हिला दिया। तो क्या तुम किसी और को? उन्होंने खुद की बात को अधूरा छोड़ दिया और इनकी इस बात पर शहरयार के आसाब तन गए और नज़रें बार बार मारूफ और उमैर पर पड़ने लगीं। डैडी, ऐसी कोई बात नहीं, जवाब जूफ़ी ने दिया। मामी के बड़े भाई नीम पागल हैं और अम्मी के हिस्से की जायदाद हासिल करने के लिए ये सब कर रहे हैं। इसने नम लहजे में सारी बात बता दी तो शहराज साहब सोचने लगे।
तो अब तुम्हें यहाँ पर कोई खतरा नहीं बेटा, तुम अपने आप को महफूज समझो। थोड़ी देर बाद वो बोले, मगर अंकल वो मामी के भाई और बेटे, इनके आदमी वो मुझे ढूंढ रहे होंगे, मारूफ ने डरते हुए कहा। शहरयार को यूं रोती सहमी सी मारूफ बहुत अजीब लग रही थी। अव्वल तो इनकी जुर्रत नहीं होगी कि वो यहाँ आए, अगर आ भी गए तो जिंदा सलामत अपने कदमों पर वापस नहीं जा सकेंगे। उमैर गुस्से से बोला, जूफी बेटा तुम मारूफ को अपने कमरे में ले जाओ, ये थकी हुई है, और फहद तुम ज़रा इसके जख्म वगैरह देखो, कोई दवा वगैरह दे दो इसे। शहराज साहब ने कहा तो वो तीनों जूफी के कमरे की तरफ चले गए। लाउंज में खामोशी छा गई। 10 मिनट बाद फहद भी वापस आकर इनके साथ बैठ गया। डैडी अगर आप इजाज़त दें तो हम अभी इन लोगों से पूछते हैं, आखिर इनकी जुर्रत कैसे हुई मारूफ हापी को। कासिम जोशीले अंदाज में बोला, देखो बेटा इस तरह जोश में आना मसले का हल नहीं है, इस बच्ची को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ चाहिए और इसके लिए एक ही हल है। उन्होंने कहा तो सब सवालिया नज़रों से इनकी तरफ देखने लगे। और इस पर हमें फ़ौरी अमल दरामद भी करना होगा ताकि कोई फसाद ना उठा सके। इनकी नज़र शहरयार पर थी। मगर वो हल क्या है? फहद ने पूछा। अगर शहरयार इससे निकाह कर ले। शहरयार को लगा जैसे इससे सुनने में गलती हुई हो। वो उछल ही पड़ा। हाँ मगर तुम्हें फौरी तौर पर ये करना होगा। इनकी नज़रें इनके चेहरों को खोज रही थी। लेकिन डैडी मैं कैसे? वो झिझक रहा था। शहराज साहब ने इसके चेहरे से नज़रें हटा ली। ठीक है, उन्होंने अपनी बात काट दी। फहद तुम कर लो, क्योंकि इस बच्ची को हम सिर्फ इसी तरह बचा सकते हैं। फहद के सोफे के नीचे जैसे बम फटा था। मैं कैसे कर सकता हूँ? वो खड़ा हो गया था। क्यों, तुमने शादी नहीं करनी क्या? वो तो मैं कर चुका हूँ, वो जल्दी में बोल गया और सब भी उछल पड़े थे और फहद को ऐसे देख रहे थे जैसे इसके सर पर सींग निकल आए हों। क्या मतलब? शहराज साहब को कम अज़ कम फहद से ऐसी उम्मीद नहीं थी। वो डैडी, वो आहिस्ता आहिस्ता सारी बात बताता चला गया और शहराज साहब अभी वाला मसला भूलकर इसके पीछे पड़ गए। तुमने मुझे बताना तक गवारा नहीं किया? पूछना तो दूर की बात है। वो शदीद गुस्से में आ चुके थे। वो मुझे खदशा था कि आप मेरे इस इक़दाम पर नाराज़ होंगे। फहद के लिए बोलना मुहाल हो रहा था। वो मुजरिमों की तरह सर झुकाए खड़ा था। तो अब मैं क्या तुमसे खुश हो रहा हूँ? हद हो गई है फहद, तुम्हें ज़रा भी मेरी तबीयत, मेरी फितरत का अंदाज़ा नहीं? क्या मैं तुम्हें नेकी करने के काम से रोकता, गुस्सा करता? अगर तुम मुझे बताते तो मैं खुद तुम्हारी शादी करवाता। तुम्हें यूँ चोरों की तरह अपनी बीवी को ना रखना पड़ता। शहराज साहब ने तासुब से कहा तो फहद का दिल चाहा कि वो चुल्लू भर पानी में डूब मरे। बहरहाल अब जो होना था हो चुका था। जाओ यहाँ से दफ़ा हो जाओ और मेरी बहू को लेकर आओ जल्दी। अब ये सूरत हाल फहद के लिए और भी ख़राब हो गई थी। वो फहद हकलाने लगा। क्या वो लगा रखी है? गज़ब खुदा पर, चौधरी शहराज वड़ाइश की बहू और हॉस्टल में? अभी जाओ और इसे अभी इसी वक्त लेकर आओ। वो धाड़े, वो तो गुम हो गई है। शहराज साहब समेत बाकी भी इसे घूर कर देखने लगे जैसे इसकी बात समझने की कोशिश कर रहे हों। क्या मतलब है तुम्हारा गुम हो गई है? आफाक ने पूछा। वो हॉस्टल में थी, वहाँ से आगे वो सारी बात बताता चला गया। नालायक गधे की तुम इंसान हो या? अरे कोई अपनी बीवी को भी भूलता है? शहराज साहब का गुस्सा आसमान से बातें करने लगा। बाकियों को हैरत भी हो रही थी और हंसी भी आ रही थी। जाओ और इसे ढूंढ के लाओ फ़ौरन। इनका बस नहीं चल रहा था कि वो फहद को धक्का देकर बाहर निकालें और अपनी बीवी को ढूंढ कर लाएं। जी, वो फ़ौरन बाहर भागा और ये बताने की ज़रूरत महसूस नहीं की कि वो पिछले कई महीनों से इसे ढूंढ रहा है, मगर इसका कोई सुराग नहीं मिल रहा। उमैर तुम मारूफ से निकाह कर लो। उमैर जो फहद की दुर्गत बनते देख कर हंस रहा था, एकदम वो हैरान परेशान होकर शहराज साहब को देखने लगा। मैं? क्यों, तुमने भी कहीं कर रखी है? जी नहीं, वो बुखलाया। एक जवाब दो। लेकिन डैडी, मैंने कभी मारूफ के बारे में इस तरह नहीं सोचा। मैं इसे बहन समझता हूँ। शहरयार ने चौंक कर देखा। नहीं सोचा तो अब सोच लो। क्या कमी है इस बच्ची में? हालात ने इसे मजबूर कर दिया है, वरना इतने अच्छे कॉलेज में पढ़ाती है, अपना कमाती है। मगर आज हालात इसे इस मुकाम पर ले आए तो। डैडी, मैं मारूफ से शादी करने के लिए तैयार हूँ। शहरयार बोल ही पड़ा। कोई ज़रूरत नहीं है इस पर तरस खाने की। शहराज साहब नाराज़ी से बोले। डैडी, मैं तरस नहीं खा रहा, बस कुछ गलत फहमी थी। इसने मुस्कुराते हुए कहा। तो अब क्या हो गई तुम्हारी गलत फहमी दूर? जी। वो सोचने लगे। अब सोच लो कि तुमने खुद ही कहा है कि तुम इससे शादी करना चाहते हो। बाद में अगर इसे ताने दिए तो मुझसे बुरा कोई ना होगा, इसके लिए कमी नहीं है। वो इस वक्त हकीकतन लड़की के बाप लग रहे थे। इनकी आखिरी बात पर शहरयार ने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी को तोड़ की। मैं याद रखूंगा कि मैंने ही आपसे दरख्वास्त की है और मुझे मालूम है कि अगर क्या मालूम है, उन्होंने घूरा। वो कुछ नहीं, निकाह आज ही होगा। तो फिर रुखसती कब होगी? शहरयार के सवाल पर शहराज साहब और वहाँ मौजूद सब भाइयों के चेहरों पर मुस्कुराहट आ गई। बड़ी जल्दी है साहबजादे, पहले निकाह तो होने दो, ईद पर रुखसती रख लेते हैं, तब तक वो नालायक भी अपनी खोई हुई दुल्हन ढूंढ लाएगा। फिर वो आफाक को मुखातिब करके बोले, तुम जाओ किसी निकाह ख्वाह का बंदोबस्त करो, मैं जरा गाँव में इसकी नानी को इतला कर दूँ। आफाक चला गया। लेकिन डैडी, इस तरह तो वो लोग। उज़ैर ने कुछ कहना चाहा। तुम्हें क्या लगता है वो भी इस कार्य खैर में शरीक होंगे? उन्होंने पूछा तो उज़ैर ने सर झुका दिया। वो आफाक के कमरे की तरफ बढ़ गए जहाँ जूफ़ी और मारूफ मौजूद थे।
तो लोग छुप छुप कर ये कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। उमैर ने उज़ैर को इशारा किया। क्या मतलब है तुम्हारा? शहरयार ने गुस्से से पूछा। तो वो सरासर मसनूई था। भाई इसको कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका। कासिम ने दांत निकाले तो खिज्जल सा हो गया। उमैर की हमदर्दी में इतनी बड़ी कुर्बानी देने चले थे? वाह भाई, उज़ैर ने बेसाख्ता हंसते हुए कहा। तो बाकी सब भी हंसने लगे, जबकि वो बेचारगी से सर पर हाथ फेर कर रह गया। वैसे एक बात कहूँ, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मारूख ही सीधा कर सकती है। भाई ये चक्कर कब से चल रहा है? कासिम पूछते साथ ही भागा था, क्योंकि इसने शहरयार को जूता उठाते हुए देख लिया था। चक्कर के बच्चे, तुझे बताता हूँ। वो इसके पीछे भागा। तो फहद भाई, आप तो बहुत ही घूमने निकले। शहरयार आज किसी काम से आउट ऑफ सिटी था, इसलिए मारूख यहाँ मौजूद थी। फहद सिर्फ मुस्कुरा कर रह गया। अब पूरी कहानी तो मारूख और जूफी को भी नहीं पता थी। इतने आराम से शादी कर ली और किसी को हवा तक नहीं लगने दी। उज़ैर ने मारूख का जुमला मुकम्मल किया। तेवर जी, आप तो बात ही न करें, आपने भी तो हवा नहीं लगने थी, डायरेक्ट एक्शन का मुतालबा कर दिया। जूफी ने उज़ैर को छेड़ा तो वो झीम गया। ओए, कौन सा एक्शन किया है तूने? बताना ज़रा। उमैर के कान खड़े हो गए। उज़ैर ने भी एक लड़की पसंद की हुई है और जल्द ही हम इसके घर रिश्ता लेकर जा रहे हैं। जूफी ने बताया तो वहाँ मौजूद तमाम अफराद का मुंह खुल गया। खास तौर पर उमैर और आफाक हैरत का शिकार हुए। बेटा, हमसे पर्दादारियाँ हैं। उमैर ने इसे घूरा। कौन है? तू तो बहुत अच्छी तरह जानता है इसे, हर वक्त तो तेरी बेइज्जती करती रहती है। फाइज़ा। उमैर ने एक लम्हे के लिए नासमझी के आलम में उज़ैर को देखा, फिर इसकी गिरफ्त ढीली पड़ती गई। वो उमैर के मुंह से फंसी फंसी आवाज़ निकली तो फहद भी इसकी तरफ मुतवज्जा हुआ। हाँ वही, लेकिन फिक्र न कर, अब वो तुझे कुछ नहीं कहेगी, उज़ैर ने मुस्कुराते हुए कहा। उमैर ने अपने तासुरात को कंट्रोल करने की कोशिश की। उमैर, तुम भी तो किसी का बता रहे थे ना, क्या बना? तुमने बात की? जूफी ने उमैर से पूछा। अब वो क्या बताता कि कल ही इसने फायजा से बात की थी और इसकी तवक्का के बरक्स इसने इंतहाई तहम्मुल से बात सुनी और साथ ही ये भी कह दिया कि इसके बारे में फ़ैसला इसके वालिदैन ही करेंगे, यानी इसे कोई एतराज़ न था। और आज वो जूफी से यही बात करने का मौका ढूंढ रहा था, मगर शायद फायजा इसे उज़ैर समझ रही थी। पहली दफ़ा इसे अपने जुड़वा होने पर शिकवा हुआ, मगर अगले ही लम्हे इसने खुद को संभाल लिया। जो होना था वो हो चुका। शहरयार भी तो इसकी खातिर कुर्बानी दे रहा था, तो वो क्यों नहीं? नहीं भाभी, मैं बस मौका ही ढूंढता रहा और वो लड़की मुझे टाटा करती हुई किसी और के संग चली गई। इसने जानबूझकर बात का रुख मोड़ दिया। पर थी कौन? उज़ैर ने पूछा। थी एक लड़की, तू नहीं जानता इसे। यह कहकर वो टीवी की तरफ मतवज्जा हो गया, जबकि आफाक अभी तक ये सोच रहा था कि इसके भाई इस लड़की से इस हद तक अटैच हो चुके थे कि अपने सीक्रेट्स भी इसके साथ शेयर करते थे, जबकि पहले तो वो हर बात आफाक से शेयर किया करते थे। भाभी, आपको मालूम है पिछले रमज़ान में उमैर ने कितना रोला डाला हुआ था कि रमज़ान की तैयारी करनी है, और फिर इसी के असरार पर हमने कुछ पेश की तैयारी भी की थी। मगर अब आपको देखकर एहसास हो रहा है कि वाकई रमज़ान शरीफ के इस्तकबाल की तैयारी हो रही है। उज़ैर नहायत महारत से सब्जियां काट रहा था, जबकि मारूफ पकौड़ों के लिए बेसन बना रही थी और जूफी समोसे बना कर रख रही थी और साथ साथ काफ़ी छोटे छोटे काम भी निपटा रही थी। रोज़ाना मस्जिद भेजने के लिए इसने अलग से बर्तन निकाले थे और बड़े कवर भी। इससे पहले जूफी ने सारे देवरों के साथ मिलकर घर की सफाई की थी। भाभी, इमली की चटनी भी बनाएगी ना? लास्ट टाइम फहद भाई ने बनाई थी, बस गुजारे लायक ही थी, कासिम ने अंदर आते हुए कहा। ओके जी, और कुछ? सूफी ने मुस्कुराते हुए पूछा। नहीं, और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, पहले आप इतना कुछ बना रही हैं, हमारे फ्रिज की किस्मत जाग उठी है शायद। वो भी इनकी मदद करने लगा। भाभी, कल उज़ैर की दुल्हन देखने के लिए मैं भी जाऊँगा। कासिम ने अचानक शोशा छोड़ा। मुझे ये बताओ कि दुल्हन मेरी है तो तुम देखकर क्या करोगे जब मुझे कोई साथ नहीं लेकर जा रहा? उज़ैर ने मुंह बनाया। इसे यकीन था कि इधर से हाँ ही होगी, क्योंकि फाइज़ा के वालिद डैडी के बेहतरीन दोस्तों में से थे और इनके बेटों से आफाक और फहद की शनासाई निकल आई थी, सो इनकार का जवाब नहीं बनता था। शराज साहब, जूफी शाह, आफाक, शहरयार और फहद रिश्ता लेकर गए थे। सबको लड़की बहुत पसंद आई। जूफी और शराज साहब को लड़की की दूसरी बहन उमैर के लिए पसंद आ गई थी, तो इसका भी रिश्ता मांग लिया। उन्होंने रस्मी तौर पर सोचने का वक्त मांगा। वापस आकर जब शराज साहब ने उमैर को बताया तो इसने जैसे आपकी मर्जी कहकर बात ख़त्म कर दी। इन्हें उमैर की इस दर्जा सादतमंदी की उम्मीद नहीं थी, सो आगे बढ़कर इसे गले लगाकर खूब प्यार किया। जैसे आपकी मर्जी। कासिम ने उमैर की नकल उतारी। तोबा, तुमने तो लड़कियों को भी मात दे दी है। तो और क्या कहता? डैडी ने जो फैसला किया होगा ठीक ही होगा, और वो भाभी को पसंद है तो फिर क्या इतराज़ करना? कासिम को जवाब देते हुए इसने खुद को तसल्ली दी। जिसका वो वक्ती जज्बा समझता रहा था वो हरगिज़ वक्ती नहीं था, लेकिन ये बात समझने में इसने खुद ही बहुत देर करती थी। इसके लिए कोई और कसूरवार नहीं था। वो इसे वो लड़ती झगड़ती लड़की पहली ही नज़र में पसंद आई थी जब वो इसे लाइब्रेरी का पूछने आई थी, लेकिन दिल की इस बात को समझने में इसने खुद ही कोताही से काम लिया था। तो अब किसी और से क्या कहता? वो उठकर जाने लगा तो जूफी ने एक खाकी लिफाफा इसे थमाते हुए कहा, ये लो, अपनी होने वाली दुल्हन की तस्वीर देख लो। आयज़ा नाम है। जूफी की आंखें शरीर सी चमक लिए हुई थी। फाइज़ा और फाइज़ा की एक कज़न ने इसे यूनिवर्सिटी के बहुत से किस्से सुनाए थे। उमैर ने लिफाफा इसके हाथ से ले लिया था और अपने कमरे की
और अपने कमरे की राइटिंग टेबल पर डाल दिया। एक दफ़ा ही देख लूँगा। अलार्म की तेज़ आवाज़ पर आफाक हड़बड़ा कर उठा। आज पहला रोज़ा था और अलार्म के मुताबिक वो 25 मिनट लेट हो चुका था। वो जल्दी से वॉशरूम में घुस गया, मुंह पर छपाके मारे और तौलिया लिए चेहरा रगड़ते हुए बाहर निकला। उफ, इन लोगों को जगाना भी अजाब है। आज पहले ही सहरी से लेट हो गया हूँ। वो बुड़बुड़ाते हुए कमरे से जाने लगा तो किसी चीज़ को इसके पाँव से ठोकर लगी। वो जूफ़ी के जूते थे। यकदम आफाक का सोया हुआ दिमाग जगा। इसने अपने बिस्तर की तरफ देखा, जहाँ इसके साथ कमरा शेयर करने वाला दूसरा वजूद नहीं था। इसके मुंह से इत्मीनान भरी सांस निकली और साथ ही इसे अपने पिछले रमज़ान वाली पीरियड याद आ गई। सहरी बनाना, साथ साथ भाइयों को जगाना, फिर बर्तन समेटना। लेकिन आज वो खुद को बहुत हल्का फुल्का महसूस कर रहा था। इतने में दरवाज़ा खुला और जूफ़ी अंदर दाखिल हुई, लेकिन इसे जागता पाकर वो दरवाजे में रुक गई। वो आप जल्दी से आ जाएं, सहरी के लिए कम वक्त रह गया है, वो कहकर वापस भागी और अपने बाल हाथों से दुरुस्त करता हुआ नीचे चलाया। हैरत का एक झटका जो इसे लगा, सभी टेबल पर मौजूद थे सिवाय इसके। शहरयार और उज़ैर भी बिल्कुल फ्रेश मूड में। ये वो थे जिन्हें सहरी के से 5 मिनट पहले सहरी का ख्याल आता था और आज वो इसका इंतज़ार कर रहे थे। अरे वाह, आज तो बड़े बड़े लोग नज़र आ रहे हैं जो मुर्दों से शर्त लगाकर सोया करते थे। कुर्सी घसीट कर बैठते हुए आफाक बोला तो सबके चेहरों पर मुस्कुराहट फैल गई। जब जगाने वाले इतने अच्छे हों तो फिर शर्त छोड़नी ही पड़ती है। उज़ैर पराठे लाती हुई जूफ़ी को देखकर बोला। आफाक की नज़रें भी जूफ़ी की तरफ उठी। सिर्फ एक लम्हे के लिए इसने सोचा, अगर वो हाई सोसाइटी की अपनी ही जैसी लड़की से शादी करता तो क्या वो ये सब करती? ये सब लोग इस तरह खुश होते? इस बात के 50-50 चांस थे और 50% रिस्क भी था। अगर घर की बड़ी बहू ही ऐसी वैसी आ जाए तो मम्मी जाते जाते मेरी ज़िंदगी बना गई। इसने मुस्कुरा कर सोचा। भाई, क्या भाभी को पहली दफ़ा देख रहे हैं? शहरयार ने आफाक की आंखों के आगे हाथ लहराया तो शराज साहब के सामने ऐसी बात पर वो झीम गया। शराज साहब भी खुशगवार सी हैरत और फिर खुशी हुई। शराज साहब को भी खुशगवार सी हैरत और फिर खुशी हुई। नहीं तो वो अब क्या कहता? इसने तो इसके बारे में सोचा भी पहली दफ़ा था। भाई, सहरी के लिए थोड़ा ही टाइम बचा है, ये सोच विचार फिर कभी कर लीजिएगा। उज़ैर बोला तो वो अपने सामने पड़े खाने की तरफ मुतवज्जह हो गया। उज़ैर के ससुराल वालों ने हाँ कर दी थी। अब इन सब का इरादा था कि आखिरी अशरे में मंगनी भी कराएं और ईदी वगैरह भी दे आएं। अफ्तारी में अभी कुछ वक्त था। उमैर, उज़ैर और कासिम की आजकल छुट्टियां थी तो वो सब जूफ़ी के साथ रोज़ाना ही शॉपिंग के लिए जाते थे। 3-3 दुल्हनों की शॉपिंग करनी थी। जूफ़ी बेचारी घर और बाजार के बीच घनचक्कर बनकर रह गई थी। मारूफ का तो अब शायद रुखसत होकर आने का इरादा था। एक भी चक्कर नहीं लगाया था इसने रमज़ान में। आज दुल्हनों के लिए मंगनी के जोड़े लेने थे। ओहो, तुम लोगों को भी बस एक जैसी ही चीज़ पसंद करनी होती है। कम से कम कलर्स ही मुख्तलिफ ले लो। जूफ़ी से गलती हो गई कि इसने इन दोनों को अपनी अपनी दुल्हनों के लिए खुद से जोड़े पसंद करने का कह दिया। अब दोनों को ही एक ही जोड़ा और कलर पसंद आया था और जूफ़ी ने अपना सर पीट लिया। भाभी, यही कलर फ़ाइज़ा का फेवरेट है ना? उज़ैर ने बताया तो उमैर फ़ौरन अपनी पसंद से दस्तबरदार हो गया। जूफ़ी ने वैसा ही जोड़ा दूसरे कलर में ले लिया। कंबाइन मंगनी के लिए एक हाल बुक करवाया गया था। अफ्तारी के बाद ज़रा लेट फंक्शन था। शादी के बाद वो पहली दफ़ा तैयार हुई थी। सी ग्रीन और ब्राउन कलर के खूबसूरत से नगीनों वाले सूट में हल्का फुल्का मेकअप इसने फंक्शन के लिहाज से किया हुआ था। साइड से मांग निकालकर इसने बालों को पीछे करके खुला छोड़ा हुआ था। अंदर आता हुआ आफाक ठटक कर रुक गया। इसे आज मालूम हुआ था कि जूफ़ी के बाल इतने लंबे हैं। इसके अंदर आते ही वो बाहर चली गई। हर लिहाज से मुकम्मल है। फिर मुझे किस बात का एहसास कमतरी है? पढ़ी लिखी है, बात करने का ढंग आता है इसे, हर बात इसमें मौजूद है जो एक अच्छी शरीक के हाथ में होनी चाहिए। फिर और क्या चाहिए मुझे? किस चीज़ का इंतज़ार है मुझे? अगर इसकी जगह कोई और लड़की होती तो जो रवैया मैंने इसके साथ अपनाए रखा है, इस पर ज़मीन आसमान एक कर देती। मगर ये तो वह सर पकड़कर बेड पर बैठ गया। रस्म के लिए दोनों दुल्हाओं को स्टेज पर लाया गया तो वो स्टेज पर आकर बुत बन गए। टुकर टुकर दोनों दुल्हनों को देखने लगे। क्या बात है बच्चू, आज यही पूरी रात गुजारने का प्रोग्राम है? आफाक ने पीछे आकर कहा तो वह सत्ते से बाहर आए। मगर वो दोनों एक साथ बोले। अपनी शक्लें कभी आईने में देखी हैं? शहरयार ने कहा। जब तुम दोनों जुड़वा हो सकते हो तो ये क्यों नहीं? दूसरों पर पाबंदी है क्या? कासिम ने कहा तो वहाँ खड़े तमाम अफराद बेइख्तियार कहका लगाने पर मजबूर हो गए, क्योंकि वहाँ बैठी दोनों दुल्हनें बिल्कुल एक जैसी थीं जैसे वो खुद दोनों। भाई, ये जूफ़ी भाभी का प्लान था, फहद ने कहा। लेकिन एक मसला है, अब कैसे पता चलेगा कि फ़ाइज़ा भाभी कौन है और राइज़ा भाभी कौन? कहीं दुल्हनें बदल ही ना जाए। आसिम ने अपनी परेशानी बयान की। और ये तो हमें मालूम है। वो दोनों खुशी से बोले और अपनी अपनी दुल्हनों के साथ जाकर बैठ गए। अरे, तुम लोगों को कैसे पता चला? फहद ने हैरत से पूछा। बाकी सब भी हैरान हुए। सूफ़ी भाभी की मेहरबानी थी कि हमने मिलकर अपनी पसंद के मंगनी के जोड़े लिए थे। उज़ैर ने बताया तो स्टेज पर खड़े हजूम ने हुटिंग शुरू कर दी। मंगनी की रस्म के बाद सब लोग इधर उधर हो गए तो फ़ाइज़ा और उज़ैर बातों में लग गए, जबकि उमैर सोच रहा था कि ना जाने आयज़ा कौन थी और फ़ाइज़ा कौन, और जो इसे पसंद थी वो फ़ाइज़ा थी या फिर शक्ल चाहे दोनों की एक जैसी ही थी मगर एक खलिश सी थी।
वो इस ख्याल में था जब इसके बाजू पर किसी ने चुटकी काटी। इसने चौंक कर अपने पहलू में बैठी हुई मंगेतर को देखा। जबरदस्ती की है किसी ने, जो सड़े हुए बैंगन जैसी शक्ल बनाकर बैठे हुए हो। अगर ऐसा ही था तो वो यूनिवर्सिटी में क्या बकवास कर रहे थे? हाँ बोलो। उमैर आंखें फाड़े आयजा को देख रहा था। बिल्कुल वही अंदाज, वही बातें, तेज मिर्च वाली। वो बुड़बुड़ाया, अब ऐसे आंखें फाड़ फाड़ कर क्या देख रहे हो? नजर लगाओगे क्या? आयजा को गुस्सा आया। याहू! वो यकदम उछल कर खड़ा हो गया। अरे अरे! वो बेचारी घबरा कर सर झुकाकर बैठ गई। फाइजा और उज़ैर ने भी घबरा कर इसकी तरफ देखा कि इसे इस वक्त क्या दौरा पड़ा है। क्या हुआ है? उज़ैर ने पूछा, मगर वो स्टेज से उतर कर दौड़ता हुआ दूर बैठी जूफी की तरफ गया, जो उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। भाभी, आपको मालूम था ना? वो बच्चों की तरह खुश हो रहा था। बिल्कुल, मगर बकौल तुम्हारे इस लड़की की तो। सूफी ने जानबूझकर जुमला अधूरा छोड़ दिया। वैसे अगर तुम तस्वीर देख लेते तो तुम्हारे सारे सवालों का जवाब मिल जाता, जूफी ने कहा। घर वापिस आते ही सबसे पहले इन दोनों ने वो तस्वीर वाला लिफाफा तलाश किया और तस्वीर देखकर वो दोनों ही सर पीट कर रह गए। क्या था अगर तुम पहले ही से देख लेते? उज़ैर ने उमैर से कहा, क्योंकि वो तस्वीर दोनों बहनों की थी जिसमें वो दोनों हंस रही थी। तस्वीर के साथ एक छोटा सा खत भी था। डियर ट्विंस, दूसरों को अपनी शक्लों की बदौलत बेवकूफ़ बनाने वालों, कैसा लगा खुद बेवकूफ़ बनकर? हमारी एक कज़न ने हमें पहले ही तुम दोनों के मुतालिक वार्न कर दिया था, सो इस दफ़ा तुम लोगों की चाल तुम पर ही उलट गई और तुम दोनों लोग को पहचानने के लिए इसने एक निशानी भी बता दी थी कि उमैर की पेशानी पर तिल और उज़ैर की थोड़ी पर। खैर, कैसा लगा खुद के दाम में आकर? फाइजा और आयजा खत पढ़कर वो दोनों अपने ही सर पर हाथ फेर कर रह गए। ये तो वाकई हमारे साथ हो गया, उमैर बोला तो उज़ैर ने भी तायद की। बिल्कुल। आज 27वीं शब थी। सब इबादत करके सो रहे थे, सिवाय जूफी और फहद के। दोनों ही अपने अपने कमरों में अभी तक इबादत करने में मसरूफ़ थे। जूफी ने दुआ के लिए हाथ उठाए हुए थे, मगर इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो मांगे तो क्या मांगे। इतना कुछ तो मिल गया था, सिवाय, या अल्लाह, तू दिलों का हाल बेहतर जानता है, तू सब जानता है। जो दुआ मेरे दिल में है मगर मेरे लबों पर नहीं आ पा रही, ए अल्लाह, तू तो वो भी सुन लेता है। उधर फहद के लबों पर भी कुछ ऐसी ही दुआ थी। या अल्लाह, वो मेरी जिम्मेदारी थी, मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाने में कोताही की। या अल्लाह, तेरे बाद इस दुनिया में मैं ही सिर्फ इसका सहारा था, मैं ही इसे भूल गया, इसे बीच मझदार में भूल गया। या अल्लाह, एक दफ़ा मुझे दोबारा मिल जाए, मैं अपनी तमाम तर जिम्मेदारियाँ निभाऊंगा। ए अल्लाह, सिर्फ एक दफ़ा आप ही अपनी इस छोरे देवर को समझा दो, वरना मैं इसका सर फाड़ दूंगी। आज चांद रात थी। थोड़ी देर पहले वो लोग मारूफ को लेकर आ गए थे, क्योंकि कल ईद की छुट्टियों की वजह से हॉस्टल खाली हो चुका था। इसके साथ इसकी रूममेट भी आई थी, जो कि अब इसकी गहरी सहेली बन चुकी थी। इस वक्त लाउंज में मारूफ का सामान बिखरा पड़ा था। परसों इसकी रुखसती थी। शहरयार अभी अभी बाहर से आया और यही लाउंज में डट गया। लो भाई उमैर, देख लो, आज तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक ईद की तैयारी भी हो गई, चूड़ियाँ, मेहंदी वगैरह वगैरह। शहरयार ने मारूफ पर नज़रें जमाते हुए कहा, भाभी, आप ईद के कैसे कपड़े लिए हैं? कासिम ने अचानक पूछा तो जूफी गड़बड़ा गई, जबकि आफाक समेत सब इसकी तरफ देखने लगे। वो, मेरे इतने सारे नए सूट पड़े हुए हैं, इसमें से पहन लूँगी, इसलिए मैंने नहीं लिए। जी, हमें पता था आपका जवाब यही होगा, किसी को आपका ख्याल ही नहीं, इसलिए हम सब भाइयों ने आपके लिए ईद की शॉपिंग की है, उमैर ने कहा। इसका सारा जोर किसी पर ही था। आफाक ने चौंक कर जूफी को देखा, यानी इसने सबको बताया हुआ था सब कुछ? भाभी की तरफ क्या देखते हो, हमें नज़र नहीं आता क्या? शहरयार ने कहा तो वो शर्मिंदा हो गया। इतने में आसिम और कासिम कुछ पैकेट उठा लाए। ये ले भाभी, ये हमारी तरफ से आपके लिए ईद गिफ्ट। उन्होंने वो सारे पैकेट जूफी के सामने ढेर कर दिए। खूबसूरत सा सूट, मैचिंग सैंडल, चूड़ियाँ, ज्वेलरी और भी न जाने क्या क्या उठा लाए थे वो। जूफी की आंखें इतनी मोहब्बत पर भीग गईं। अभी वो कुछ कहना चाहती थी कि शहराज साहब अपने कमरे से निकल आए। अरे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ अपने कमरे में। खबरदार बगैर ज़रूरत के अपने कमरे से बाहर निकले तो। उन्होंने शहरयार को झाड़ा। शहरयार मुंह बनाकर ऊपर जाने लगा तो उमैर ने इसे मुंह चढ़ाया। इतने में फहद बाहर से आया। वो शक्ल से ही थका हुआ लग रहा था। तुम? फहद की हैरान नज़रें सोफे के कोने पर चुपचाप बैठी लड़की पर पड़ी, जो इर्द गिर्द से बेनियाज किसी और जगह पहुंची हुई थी। फहद की आवाज़ पर गड़बड़ा कर खड़ी हो गई और फहद को देखकर तो जैसे बुत ही बन गई। फहद भाई, ये मेरी रूममेट है। इसका इस दुनिया में एक शोहर के सिवा कोई नहीं था, पर वो मरदूद इसे भूल कर न जाने कहाँ दफान हो गया। बड़ा ही खबीस इंसान। मारूफ ने तारुफ का फरीज़ा सरअंजाम देना चाहा, मगर फहद ने जैसे कुछ सुना ही ना था। वो तीर की तरह इस लड़की की तरफ बढ़ा। कहाँ चली गई थी तुम? कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा तुम्हें, बस पागल होने की कसर रह गई थी। इसने सबा को झंझोड़ कर रख दिया, जबकि मारूफ ने सूरत हाल समझ आते ही जुबान दांतों तले दुबा ली। वो फहद को कैसे कैसे अलकाबात से नवाज चुकी थी। शहरयार सीढ़ियों से पलट आया। भाभी नंबर 3,
कासिम हंसते हुए उमैर और उज़ैर के कानों में बोला, आप तो मुझे भूल ही चुके थे, वापस ही नहीं आए, हॉस्टल बंद हो गया तो कहाँ जाती। आखिरकार सबा ने ज़बान खोली, तो बता देती। फहद ने एक दफ़ा फिर इसे झंझोड़ डाला और वो ज़ोरों शोर से रोने लगी, जबकि शहरियार ने आकर फहद को पीछे किया। फहद बस कर दो, गलती तुम्हारी अपनी है, इस पर क्यों अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हो, शराज साहब ने कहा तो वो सर पकड़ कर दोनों सोफे पर जा बैठा। इतने महीनों से ढूंढ रहा हूँ इसे, दिमाग ख़राब हो गया था मेरा ये सोच सोच कर कि न जाने कहाँ गई होगी, इसने थके थके लहजे में कहा। तो सबा ने रोते हुए इसकी तरफ देखा। वो वाकई थका हुआ उलझा हुआ लग रहा था। चलो अब बस करो, जो भी हो गया, हमारी बहू खैर खैरियत से वापस आ गई है, हमारे लिए यही काफ़ी है, शराज साहब ने सबा के सर पर हाथ रखते हुए कहा। और तुम अब बैठे क्यों हो, जाओ जाकर सबा बेटी को ईद की शॉपिंग कराओ, परसों मारूफ के रुखसती के साथ तुम लोगों का वलीमा भी अरेंज कर लेते हैं। शहराज साहब ने मिनटों में सारा प्रोग्राम तरतीब दिया। मगर सबा ने कुछ कहना चाहा, मगर फहद खड़ा हो गया। चलो, गाड़ी स्टार्ट किए वो फ्रंट डोर खोले बैठा था। इसके बैठते ही इसने गाड़ी एक झटके से आगे बढ़ाई। आई एम रियली सॉरी, मगर आप ही बताएं मैं कैसे आपको बताती सब हालात। फहद की हालत देखकर सबा ना चाहते हुए भी खुद को कसूरवार ठहरा कर इससे माफ़ी मांग रही थी। प्लीज़ कुछ तो बोले। इसके मुसलसल चुप रहने पर इसने कहा, आज इतने अरसे बाद तुम्हारी आवाज़ सुनने को मिली है। वो गाड़ी रोक कर इसकी तरफ मुड़ा। सो तुम ही बोलती रहो ना। जी। वो हैरान रह गई। इसे लगा कि अभी वो इस पर गुस्सा करेगा, मगर मुझे बहुत गुस्सा था तुम पे, लेकिन तुम्हें देखते ही सब खत्म हो गया। सो अब सॉरी करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि गलती तो मेरी ही थी ना। सबको बता देता तो मैं अकेला तो फिर भी भूल जाता, मगर ये शैतानों की फ़ौज भूलने ना देती। इसने हंसते हुए कहा, वैसे मिसिस आप भूलने वाली चीज़ नहीं है। आंखों में शरारत लिए वो इसकी तरफ झुका तो वो झीम कर बाहर देखने लगी। तुम लोग कहाँ जा रहे हो। फहद के जाने के बाद शहरियार को अपने कमरे में बंद कर दिया गया था, जबकि मारूफ ऊपर दूसरे कमरे में थी। अब आफाक ने उमैर उज़ैर को इकट्ठे बाहर जाते देखा तो पूछा, भाई समझा करें ना, ईद का चांद देखने जा रहे हैं। उमैर ने क्या कहा, क्या मतलब। आफाक ने पूछा, आपको कहाँ मतलब समझ आता है, आपका चांद तो आपके आसपास ही है, पर आपको दिखाई ही नहीं देता। उज़ैर ने कहा तो वो दोनों बाहर निकल गए। आसिम और कासिम दोनों न जाने कौन से कोने कुदरे में घुसे हुए थे। मैदान साफ था। किचन से खटपट की आवाज़ें आ रही थी। जूफ़ी जल्दी जल्दी सुबह के लिए चीज़ें तैयार कर रही थी। वो जाकर इसके पीछे खड़ा हो गया। आप। वो मुड़ी तो डर गई। जी हाँ, मैंने सोचा मैं भी ईद का चांद देख लूँ जो मेरे आसपास है। इसने जूफ़ी के गीले हाथ पकड़ लिए। जूफ़ी को गोया करंट लगा था। मतलब बोलना भी मुहाल हो रहा था। सिर्फ एक बात कहनी है, अगर 1000 वाट का बल्ब भी लेकर ढूंढता तो मुझे तुम जैसी लड़की नहीं मिलती। मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं थी। इसकी इस बात पर जूफ़ी ने इसकी तरफ देखा, मगर अब शदीद किस्म की हो गई है। ना जाने क्या जादू किया है तुमने। मुझे काम करना है। इसने घबरा कर हाथ छुड़ाना चाहा, मगर आफाक की गिरफ्त काफ़ी मजबूत थी। इतने अरसे से काम ही तो कर रही हो, बस अब और कुछ नहीं करना सिवाय। जूफ़ी का चेहरा सुर्ख हो रहा था। आफाक निहायत तसल्ली और फुर्सत से इसे देख रहा था। तुमने मेहंदी नहीं लगवानी, इसने पूछा ताकि वो कुछ बोले। नहीं, वो जल्दी उतर जाएगी ना, लेकिन मुझे बहुत पसंद है। शादी की पहली रात तुम्हारी मेहंदी की खुशबू ने मुझे बहुत डिस्टर्ब किया था। अब वो क्या कहती। चलो आओ, शॉपिंग भी तो करनी है। मगर वो सबने गिफ्ट दिया है, मगर कल तो तुम मेरी पसंद के कपड़े पहनोगी ना। इसके ना करने के बावजूद इसे खींचता हुआ बाहर ले गया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो। मारूफ उछल पड़ी। शहरयार अचानक ही इसके कमरे में दाखिल हुआ था। वो ईद का चांद देखने, मतलब वो हैरान हुई। भाई आप ये ईद का चांद बाहर आकर फुर्सत से देख सकते हैं, डैडी किसी भी वक्त आ सकते हैं। बाहर से कासिम की आवाज़ आई तो वो झट से मारूफ का हाथ पकड़कर इसे बाहर ले गया। अंकल ने देख लिया तो क्या कहेंगे। मारूफ रुक गई। अगर तुम यहीं खड़ी रही तो ज़रूर देखेंगे। वो इसीलिए बाहर आ गया। मगर कहाँ जाना है भाई, शादी से पहले पहली और आखिरी चांद रात है, इस पर भी डैडी ने पहरा लगा दिया है, तो कुछ ना कुछ तो करना था ना। वो मज़े से बोला। इसकी मंतक में निराली थी। आज कसरे लैला के आंगन में यके बाद दिगरे कई चाँद उतरे थे और कसरे लैला वजूद जन से सज गया था। कहाँ तो 1 साल पहले तक यहाँ सिनफ़े नाजुक नामी कोई चीज़ नहीं थी, और आज जैसे इनकी किस्मत जाग चुकी थी। सो लिसनर, दिस वाज द लास्ट एपिसोड ऑफ माई मोस्ट फेवरेट नावल आंगन में उतरे चाँद। उम्मीद है आपको भी ये पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। बहुत जल्द मिलते हैं एक नए नावल के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।